Hi guys, this is my new channel Soul of Science, and today we will discuss about the very first important topic, which is how to balance a chemical equation. Guys, this is a very important topic for the examination point of view. So without wasting any time, let's begin. तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल कवर किए थे राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन को, तो कल केमिकल इक्वेशन तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, द वेज, द ट्रिक्स, द इजी स्टेप्स दैट हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. Recall the law of conservation of mass and that you studied in class 9th. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. The very important thing is that what is the need of to balance a chemical equation? What is the need? Why do we balance a chemical equation? So the very important thing is that we balanced chemical equation to satisfy the need of law of conservation of mass that you will studied in previous classes, that what is the need to balance chemical equation and what is law of conservation of mass. Law of conservation of mass क्या होता है? Law of conservation of mass said that लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. मास कभी नहीं बनता है और ना ही कभी डिस्ट्रॉयड होता है. मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. That is, total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. It means that कल हम लोगों ने समझा था कि व्हाट इज़ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज़ प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट हमेशा रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. रिएक्टेंट सेज दैट टू एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट विच इज़ रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. तो रिएक्टेंट जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ रहता है, वो रिएक्टेंट होता है. और इसमें कहने का यह मतलब है कि मास के अंदर भी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड का मतलब यह है कि रिएक्टेंट में जितना मास है, जितना एटम रिएक्टेंट में है, उतना ही एटम प्रोडक्ट में भी होगा एलिमेंट का. एलिमेंट का जितना एटम रिएक्टेंट में है उतना ही एटम प्रोडक्ट में होगा. डरने की कोई बात नहीं, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने जाएंगे कुछ मिनट के बाद. In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. जैसा कि मैंने आपको कहा कि रिएक्टेंट में एलिमेंट का एटम LHS इज इक्वल टू RHS रहेगा, क्योंकि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. Hence we need to balance a skeletal chemical equation. और मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. तो गाइज आप हम लोग को आप मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? बिकॉज आई विल टेल यू इन द प्रीवियस क्लासेज. इज द केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड? अब पूछ रहा है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या वैसा इक्वेशन होता है कि वो बैलेंस होता है. ये आपसे पूछ रहा है, आपको बता नहीं रहा है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है. इसे क्लियर कर लीजिए. लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप. चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. सो लेट्स बिगिन. हाउ डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? And this is a most important thing, that you know that chemical equation can be balanced to satisfy the need of law of conservation of mass. Let's begin how to balance a chemical equation by taking the example which is given in the book, zinc plus sulfuric acid, zinc sulfate plus hydrogen. Okay, let's start. So guys, let's start. What is the topic? How to balance chemical equation. So we know that we balance chemical equation to satisfy the need of law of conservation of mass, but we don't know that how to balance a chemical equation. केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है ये हमें सीखना है. तो एग्जाम्पल ये दिया हुआ है हमारे बुक में
कि द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड एज, हमारे बुक में एग्जांपल ये दिया हुआ है कि जिंक प्लस सल्फ्रिक एसिड, एरो दिया हुआ है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। एरो क्या डिनोट करता है, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एरो डिनोट्स दैट रिएक्टेंट्स, एलिमेंट रिएक्ट जो हो रहा है, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट दे रहा है, एरो यही डिनोट करता है, एलिमेंट रिएक्ट होकर प्रोडक्ट दे रहा है। तो आगे पढ़ते हैं कि द मेन थिंग दैट जिंक प्लस सल्फ्रिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो मैंने बताया था आपको कि इससे पहले वाला टॉपिक जो है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, उसमें मैंने बताया था आपको कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसको वर्ड इक्वेशन से कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये है, फर्स्ट स्टेप इज़ दैट convert word equation, convert word equation into formulas. Let's begin. First step is that, so zinc plus sulfuric acid, zinc sulfate plus hydrogen, that is given in your book. तो दोस्तों जिंक का फॉर्मूला होता है Zn प्लस सल्फ्रिक एसिड का होता है H2SO4। प्रोडक्ट में दोस्तों आएगा जिंक सल्फेट, एरो देंगे जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। दोस्तों ये मेरा है जिंक प्लस सल्फ्रिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये मेरा एक केमिकल इक्वेशन है और ये मेरा बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है ये हमें देखना है। इज दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, इज दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सो लेट्स सी जिंक, तो मैं यहाँ लिखूँगा जो नाम दिया गया है एलिमेंट का वो मैं यहाँ नाम लिखूँगा जिंक, ZINC, zinc is a metal. After that hydrogen, after that sulfur, after that oxygen, after that oxygen, zinc, hydrogen, sulfur and oxygen. So लेट्स सी व्हाट हैपन। तो जिंक जो है LHS में जिंक कितना है, यहाँ लिखूँगा मैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ लिखूँगा मैं RHS राइट हैंड साइड, ये मैं यहाँ लिखूँगा। उसके बाद जिंक जो है, जिंक दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में कितना है Zn प्लस H2SO4, जिंक यहाँ 1 है तो मैं LHS में जिंक को 1 में लिखूँगा। RHS में जिंक कितना है दोस्तों, RHS में जिंक है 1 तो मैं सिंगल लिखूँगा 1। उसके बाद दोस्तों मैं हाइड्रोजन कितना है, देखिए हाइड्रोजन 2 है तो मैं हाइड्रोजन की जगह 2 लिखूँगा और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ मैं हाइड्रोजन की जगह 2 लिखूँगा। सल्फ़र, सो सल्फ़र 1 है, सल्फ़र में 1 लिखूँगा और इधर सल्फ़र 1 है, सल्फ़र में 1 लिखूँगा। सो सल्फ़र ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन में 4 लिखूँगा और इधर ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन में 4 लिखूँगा। सो एज अ रिज़ल्ट वी सी दैट आफ्टर इतना करने के बाद हमें ये दिखता है, इतना करने के बाद हमें ये नज़र आता है कि जिंक तो LHS में भी 1 है, RHS में भी 1 है, हाइड्रोजन LHS में भी 2 है, RHS में भी 2 है। RHS मीन्स राइट हैंड साइड मीन्स दिस साइड एंड LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ दिस साइड। एंड वी सी दैट सल्फ़र इज़ 1 और सल्फ़र LHS में 1 है तो सल्फ़र RHS में भी 1 है। ऑक्सीजन LHS में 4 है तो ऑक्सीजन RHS में भी 4 है। तो सो वी सी एज अ रिजल्ट इन दिस इक्वेशन, हम लोग को इतना करने के बाद यह रिजल्ट मिलता है कि दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड, यह इक्वेशन बैलेंस्ड है जो बुक में
बुक में किया हुआ है। आपको यह एकदम सिंपल ट्रिक है बताने का कि फर्स्ट स्टेप आपको कन्वर्ट करना है वर्ड इक्वेशन को फॉर्मूलाज में, उसके बाद आपको लिखना है वर्ड इक्वेशन को फॉर्मूला में कन्वर्ट वर्ड इक्वेशन इनटू फॉर्मूलाज, उसके बाद आपको करना है ये इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन में आपको जो मेटल लिखा हुआ है वो मेटल लिखेंगे आप, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। उसके बाद आप लोगों को करना है एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में जिंक का कितना एटम है, राइट हैंड साइड में जिंक का कितना एटम है। और अगर बैलेंस नहीं होता है, अब मैं एक बात वैसा आपको बताऊंगा जो बैलेंस्ड नहीं होगा उसको हम लोग को बैलेंस करना है। कैसे हम कोफिशिएंट लेके हम कैसे बैलेंस करते हैं मैं अब वो आपको बताऊंगा। सो आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि ये बहुत ईजी चीज़ है, ये बहुत सिंपल है, पर बहुत लोगों को नहीं आता है। ट्रस्ट मी दैट नो वन बिलीव दैट, बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं आता है। इक्वेशन को बैलेंस्ड करना बहुत लोगों को नहीं आता है, ये नॉर्मल बात नहीं है। ये बहुत जगह देखा गया है कि बहुत लोगों को नहीं आता है। तो दिस इक्वेशन इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। हम लोग को ये देखने के लिए मिला ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड है। अब हम लोग एक और लेंगे जो कि आपके दिया हुआ है बुक में, दैट इज़ Fe। Fe is second, Fe is iron plus H2O, H2O is water plus Fe2O3, sorry Fe3O4, that is iron oxide। Fourth, hydrogen। So this is a chemical equation, Fe plus H2O, Fe3O4 plus H2, this is a chemical equation। और इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करने के लिए सेम चीज़ को करेंगे कि LHS लिखी, सॉरी सबसे फर्स्ट स्टेप की इसको तो मेरा ये वर्ड इक्वेशन में नहीं है, मेरा ये फार्मूला इक्वेशन में है। तो इस चीज़ को हमको करना है, फर्स्ट स्टेप मैंने कर चुका हूँ, सेकेंड स्टेप मेरे को करना है आयरन लिखेंगे यहाँ पे, एलिमेंट का नाम लिखेंगे आयरन, Fe आयरन, H2 हाइड्रोजन। यहाँ दोस्तों H2O नहीं लिखेगा, वाटर यहाँ नहीं लिखेगा, वाटर में पूरा रॉन्ग हो जाएगा। आपको एक एक मेटल का नाम लिखना है, एक एक एलिमेंट का नाम लिखना है, एक एक एलिमेंट का, हाइड्रोजन एंड आफ्टर दैट ऑक्सीजन। लेट्स सी LHS में क्या है और RHS में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है। तो दोस्तों आयरन जो है, आयरन Fe प्लस H2O, यहाँ तो आयरन का बस एक एटम है, आयरन एक एलिमेंट है उसका एक एटम है, तो LHS में आयरन के पास एक लिख दिए। यहाँ दोस्तों देखिए कि आयरन का Fe3O4 में आयरन का 3 एटम है, आयरन एलिमेंट का 3 एटम है, तो यहाँ RHS में 3 लिखेंगे। हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 एटम है, तो हाइड्रोजन में 2 एटम लिखेंगे। यहाँ भी हाइड्रोजन में 2 एटम है, देख लीजिए दोस्तों, हाइड्रोजन में 2 एटम है, तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन में यहाँ पे फ्रेंड्स 1 एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट का 1 एटम है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और यहाँ ऑक्सीजन का 4 एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट का 4 एटम है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। दोस्तों ये इक्वेशन मेरा बैलेंस्ड नहीं है, और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज, दिस इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आपको याद रखना ये है कि ये इक्वेशन जो होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो इतना करने के बाद अब हम लोग इसको बैलेंस कैसे करें। अब हम लोग इतना तो लिख लिए, फर्स्ट स्टेप लिख लिए कि इसको फॉर्मूला इक्वेशन में बनाएंगे। उसके बाद हम लोग लिखे कि एलिमेंट्स लिखेंगे आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद LHS लिखेंगे, RHS लिखेंगे। उसके बाद जो जितना प्रेजेंट है LHS में कितना आयरन प्रेजेंट है वो लिखूंगा। उसके बाद RHS में कितना आयरन प्रेजेंट है, ये सब लिखने के बाद अब हम लोग इसको बात है कि बैलेंस कैसे करें। पॉइंट ये है कि बैलेंस कैसे करें, हाउ डू वी बैलेंस, बैलेंस कैसे किया जाए। तो चलिए इसमें क्या होता है, देखिए आयरन यहाँ 1 है, आयरन यहाँ 1 है, आयरन यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, मीन्स कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 है। मल्टीप्लाई में हमेशा कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। यहाँ जिंक यहाँ है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो जिंक यहाँ 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। सो आयरन यहाँ 1 है और आयरन यहाँ 3 है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ आयरन के जगह पे, यहाँ आयरन क्या है, कितना है, 3 है, 3 एटम्स ऑफ एलिमेंट आयरन। और यहाँ देखिए यहाँ आयरन का 1 है तो यहाँ मेरे को कर देना है 3। यहाँ मैं जब 3 कर दिया तो इधर आयरन कितना हो गया 3 और इधर आयरन कितना हो गया 3। तो मेरा आयरन जो है मेरा बैलेंस्ड हो गया। अब आयरन मेरे पास LHS में 1 नहीं रहा है
अब आयरन मेरा LHS में 3 हो गया है और RHS में भी 3 हो गया है, तो आयरन बैलेंस हो गया। एक एक एलिमेंट को पकड़ पकड़ के हम लोग आराम से बैलेंस करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को पकड़ेंगे। हाइड्रोजन को पकड़ो, हाइड्रोजन LHS में 2 है और RHS में भी 2 है, दैट इज़ बैलेंस्ड, ये बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन LHS में 1 है, LHS में ऑक्सीजन 1 है, देखिए यहाँ लिखे थे LHS में ऑक्सीजन 1 है और RHS में ऑक्सीजन 4 है। दोस्तों RHS में ऑक्सीजन 4 है, तो LHS में ऑक्सीजन कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, बट यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। जिस प्रकार यहाँ पे आयरन 3 था तो हम लोगों ने यहाँ 3 लगा दिया था, उसी प्रकार यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो हम लोग यहाँ पे 4 लगा देंगे। यहाँ पे 4 लगाने के बाद, यहाँ पे 4 लगाने के बाद यह सॉल्व नहीं हुआ है दोस्तों, ये सॉल्व नहीं हुआ है कि हमको सारा चीज़ देखना है, पैटर्न देखना है। यहाँ 4 लगाने के बाद ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ है, ये सॉल्व नहीं हुआ है। देखिए क्या चेंज आया है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये आयरन मेरा बैलेंस्ड हो गया था। मेरा हाइड्रोजन में यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, बट यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन एटम 2 है। यहाँ पे हम अगर 4 लगा देंगे तो मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 2 जा 8, यहाँ ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ पे आयरन 3 और यहाँ पे भी आयरन 3। तो दोस्तों ये इक्वेशन मेरा बैलेंस्ड हो चुका है एंड दिस इज़ कॉल्ड एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज़ वेरी इजी, दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी, यू नीड टू फोकस इन दिस टॉपिक, बट दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी। सो आफ्टर दैट, अच्छा मैं तो आपको बताया पर स्टेप जो बुक्स में लिखा हुआ वो स्टेप मैं नहीं बताया। अच्छा चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। तो बुक में जो स्टेप लिखा गया है, बुक में फर्स्ट स्टेप ये लिखा गया है फॉर्मूलाज वाला, फर्स्ट स्टेप ये करना है। सेकेंड स्टेप दोस्तों, सेकेंड स्टेप हमें ये करना है। सेकेंड स्टेप मेरा ये है, सेकेंड स्टेप मेरा ये है, ये करना है। आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, LHS, RHS ये सब लिखना है, सेकेंड स्टेप में ये करना है। थर्ड स्टेप में हमें कोफिशिएंट लेके बैलेंस करना है, थर्ड स्टेप इज़ टू बैलेंसिंग। और फोर्थ स्टेप में मेरा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। इन फोर्थ स्टेप द इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड एंड दिस इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस। ये बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है ये दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि हाँ, तो दोस्तों हम लोग आगे पढ़ते हैं कि the number of atoms of element on both the side of the equation, स्टेप 6 के बाद है, ये पढ़ रहा हूँ मैं। the number of atoms of element on both side of equation are equal। मैंने आपको यह बात शुरू में ही कहा था कि बोथ साइड में, LHS में भी और RHS में भी, अगर एलिमेंट का एटम, आयरन का, जो मैंने प्रूव किया आपको, जो मैंने दिखाया आपको कि आयरन का 3 है, आयरन एलिमेंट का 3 एटम है वहाँ पे, तो अगर बैलेंस नहीं होता है LHS में और RHS में तो इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड नहीं होगा, हमारा इक्वेशन गलत हो जाएगा। अगर हम लोग, बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों यह बात, फ्रेंड्स यह बात बहुत इम्पोर्टेंट होता है, दैट इज़ हमें एग्ज़ाम में यह रिस्क कवर नहीं करना है। हमें बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा कोई भी इक्वेशन लिखेंगे उसको बैलेंस्ड कर देना है। दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है अपने में कि इक्वेशन जब बैलेंस्ड हो जाता है तो आगे पढ़ते हैं कि जब मैंने बताया कि इक्वेशन को बैलेंस करना है तो जो एलिमेंट का एटम LHS में 4, अगर LHS और RHS में इक्वल होना चाहिए। अगर LHS में 4 होगा तो RHS में भी 4 होगा। LHS में अगर 6 होगा उस एलिमेंट का एटम तो RHS में भी 6 ही होना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 6। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड बी लर्न, दैट
कभी भी नेवर ऐसा नहीं करना है कि आप इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फॉर्मूला चेंज कर दें। एग्जामिनर सीधे काट देगा, सीधे। कभी भी आपको चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। अगर आप फॉर्मूला चेंज कर देंगे तो वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, फुल रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप आयरन का अगर आप जैसे मैंने किया था Fe3O4 फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड मैंने किया था, तो अगर Fe3O4 के बजाय अगर हम लिख देंगे Fe2O3 तब वो बहुत सीधे गलत हो जाएगा। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन को ज़बरदस्ती बैलेंस करने के लिए कभी भी फॉर्मूला को चेंज मत करें, फॉर्मूला वही रहेगा। आप थोड़ी कोशिश करें, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन होगा बट आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। वेरी शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आपको बताया और वेरी यूजफुल थिंग है, ये बहुत यूजफुल, आगे भी काम आता है। तो आगे पढ़ते हैं। This method of balancing chemical equation is called as hit and trial method, as we make trials to balance the chemical equation is by using the smallest whole number coefficient। तो मैंने आपको बताया था कि coefficient के मदद से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और यह भी पॉइंट कर लीजिएगा नोट कि जब इक्वेशन को आप बैलेंस करते हैं तो वो जो मेथड होता है उसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। स्टेप 8 सेज दैट, स्टेप 8 कहता है हमें कि केयरफुली एग्जामिन द एबव बैलेंस्ड इक्वेशन, डज दिस इक्वेशन टेल्स अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब कह रहा है कि आप जो कोई इक्वेशन बनाए, ऊपर में जो इक्वेशन बना हुआ है 3Fe + 4H2O Fe3O4 + H2 4H2, तो ये जो इक्वेशन बना हुआ है हमारा, ये इक्वेशन में कहीं फिजिकल स्टेट दिया हुआ है। फिजिकल स्टेट मीन्स दोस्तों आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि फिजिकल स्टेट क्या होता है। फिजिकल स्टेट क्या होता है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का? तो फिजिकल स्टेट होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन आपको थोड़ा लेट से पढ़ेंगे, आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और अगले चैप्टर में एक्वस सॉल्यूशन में आपको डीप जानकारी मिलेगी, इस चैप्टर में भी, लेकिन आपको एक्वस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स, एक्वस मीन्स वाटर, वाटर का मिक्सिंग होना चाहिए सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। तो पूछ रहा है कि इस इक्वेशन में कहीं 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2, इसमें कहीं दोस्तों आपको फिजिकल स्टेट डिनोट नहीं किया गया है। तो फिजिकल स्टेट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। फिजिकल स्टेट भी बहुत अच्छा चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए फिजिकल स्टेट कैसे डिनोट किया जाता है। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन, तो वही ऊपर में जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसमें फिजिकल स्टेट का कहीं चर्चा नहीं किया गया है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, केमिकल इक्वेशन को अच्छा बनाने के लिए, केमिकल इक्वेशन को सुटेबल बनाने के लिए आपको फिजिकल स्टेट्स का ज़रूरत पड़ता है। फिजिकल स्टेट्स आप अगर उसमें दे दीजिएगा तो आपका जो इक्वेशन होगा वो अट्रैक्टिव लगेगा, एग्जामिनर को चेक करने में अच्छा होगा और वो आपको पॉइंट देगा। The gaseous, liquid, aqueous and solid states of reactant and product are represented by the notations G, L, AQ and S। तो मैंने आपको बताया कि फिजिकल स्टेट होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सॉल्यूशन को आप लोग डिनोट कर सकते हैं। सॉलिड को S से, लिक्विड को L से, दिस इज वेरी इजी, और एक्वस सॉल्यूशन को AQ से और लिक्विड को L से। दैट वाटर इज़ अ लिक्विड, H2O इज़ अ लिक्विड, तो आप उसके बगल में L लिख देंगे। उसके बाद सॉलिड में अगर आप ले लीजिए एल्युमिनियम इज सॉलिड, तो एल्युमिनियम की जगह आप सॉलिड दे देंगे। आयरन इज सॉलिड, तो Fe की जगह आप सॉलिड दे देंगे। इज प्रेजेंट अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर, सॉरी द वर्ड इक्वेशन AQ इज रिटन इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन वाटर। तो वर्ड इक्वेशन AQ जो है, मैंने आपको बताया कि अगर सॉल्यूशन में कहीं पानी का चर्चा है, अगर सॉल्यूशन में कहीं थोड़ा सा भी पानी मिला हुआ है तो आपको फिर क्या करना है, वहाँ पे आपको वहाँ पे AQ लगाना है, एक्वस सॉल्यूशन लगाना है। तो मैं यहाँ देख लीजिए जो इक्वेशन लिखा हुआ है 3Fe + 4H2O, इसमें सारा में लगा हुआ है 3Fe, आयरन, आयरन इज अ सॉलिड एंड सॉलिड लिखा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, साइन बना हुआ है H2O, वाटर, वाटर इज अ गैस। देखिए यहाँ पे ट्विस्टेड आ गया, यहाँ पे ट्विस्ट हो गया, यहाँ पे यह ट्विस्ट हुआ कि H2O तो लिक्विड होता है, H2O तो वाटर के फॉर्म में होता है, H2O तो L है, तो H2O फिर यहाँ गैस कैसे लिख दिया है। बोर्ड में दोस्तों आपको ऐसा ही एकदम ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछेगा जो आपको समझ से बाहर होगा, मतलब यानी कि जो आप नहीं समझेंगे। इसमें बहुत बहुत ईजी है दोस्तों, ये बहुत ईजी है पर आप नहीं सोच पाइएगा। देखिए क्या होता है, H2O वाटर, वाटर स्टीम के फॉर्म में भी होता है और वाटर
गैस ये लिक्विड के फॉर्म में भी होता है। तो ये जो वाटर है ये स्टीम के फॉर्म में है दोस्तों, ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए यहाँ गैस लिखा हुआ है। तो आयरन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड प्लस H2O, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। तो दोस्तों इसमें देखने का ये चीज़ है कि इसमें फिजिकल स्टेट को डिनोट किया गया है। तो फिजिकल स्टेट इज अ वेरी अट्रैक्टिव चीज़, वो बहुत अट्रैक्टिव थिंग है। नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विथ H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्टीम। देखिए मैंने कहा था आपसे कि वो स्टीम के फॉर्म में है, मैंने कहा था कि दिस वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्टीम, दिस वाटर इज डज नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल रिएक्शन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। इसलिए मैंने आपको कहा था कि केमिकल इक्वेशन में अगर आप फिजिकल स्टेट नहीं भी देंगे तो उतना कोई दिक्कत नहीं होगा जितना कि आपको इसमें होगा। अगर आप फॉर्मूला चेंज कर देंगे तो उसमें आपको दिक्कत होगा बहुत, लेकिन आप फिजिकल स्टेट नहीं देंगे यानी कि फिजिकल स्टेट डिनोट नहीं करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है आपको। उस बस फिजिकल स्टेट बस अट्रैक्टिव लगता है देखने में, थोड़ा एग्जामिनर को खुश होगा, एग्जामिनर आपको नंबर देगा, पॉइंट देगा, इसीलिए बस फिजिकल स्टेट आप लगा सकते हैं। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार क्या होता है कि टेम्परेचर प्रेशर को देखते हुए भी काम करना रहता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हमें देखना है कि अच्छा पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद बताएंगे बाद में हम। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड ने कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2CH3OH। तो देखिए इसमें फिजिकल स्टेट डिनोट किया गया है सॉलिड लिक्विड गैस वाला। और यहाँ देखिए CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CCHLO6 प्लस O2। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यह रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। तो दोस्तों हमें यह चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि फिजिकल स्टेट्स डिनोट करें और उसके साथ हीट चेंजेस भी नोट कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें डेल्टा क्या है, इसमें डेल्टा क्या काम किया, 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट काम किया है। इसमें डेल्टा का प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, वही डेल्टा का काम किया, वही लाइट एनर्जी है, वही सब कुछ है इस इक्वेशन का, वही डेल्टा है, वही है सॉल्यूशन। ओके, तो इसका वेरी सिंपल ट्रिक है दैट हाउ डू केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, व्हाई डू केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके दोस्तों, और एक बात आपको इम्पोर्टेंट जानकारी ये रहना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है, केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है, केमिकल इक्वेशन को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाता है। इन्फॉर्मेटिव मीन्स अट्रैक्टिव, दैट सिंपल थिंग। इन्फॉर्मेटिव मीन्स अट्रैक्टिव, केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। तो द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव by indicating the physical state of the reactant and product, by indicating the heat changes, that's all. Or one point is that physical state is first point, by indicating the heat changes and by indicating the condition under which reaction takes place. This is also a good point for your answer. आपके आंसर लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपके आंसर लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको यह बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या कहते हैं, अगर आपको यह समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और फील फ्री टू आस्क एनी डाउट्स। आपको केमिस्ट्री में कहीं से डाउट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कहीं से डाउट है तो आप प्लीज़ बस एक बार कमेंट बॉक्स में वो डाउट पूछिए, मैं क्लियर करके आपको दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 3 के साथ कल। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, if this channel is useful for you then please subscribe my channel Soul of Science and hit the bell icon, जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन जल्दी आता रहे। That's all. Thank you and have a nice day.